हेलो दोस्तों। आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरेज क्लास के बारे में। स्टोरेज क्लास के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्टोरेज क्लास के बहुत सारे यूज़ होते हैं और एज ए प्रोग्रामर आपको एफिशिएंट और इफेक्टिव और फास्ट प्रोग्रामिंग करना है तो स्टोरेज क्लास के बारे में जानना जरूरी है। ये एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो मोस्टली सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं लगभग, चाहे आप स्टैटिक से हो, चाहे ऑटो से हो, एक्सटर्न से हो, रजिस्टर हो। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। जैसे आपसे पूछे जाएंगे इसका लाइफ टाइम क्या रहता है, या ऑटो का स्कोप क्या रहता है, या इनिशियल वैल्यूज क्या रहती है, रजिस्टर का क्या रहता है, प्लेस ऑफ स्टोरेज, रजिस्टर क्यों यूज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम इसके डीप जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्टोरेज क्लास के अंदर क्या है, इसको डीमिस्टिफाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए। और देखते हैं आगे। इसके बाद अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, या जो भी डाउट है अगर जो रह जाएंगे वो आप ज़रूर पूछना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चार स्टोरेज क्लासेस रहते हैं। पहला है आपका स्टैटिक, दूसरा है ऑटो, तीसरा है एक्सटर्न, चौथा है रजिस्टर। तो स्टैटिक कहाँ यूज़ करेंगे, ऑटो कहाँ यूज़ करेंगे, एक्सटर्न कहाँ यूज़ करेंगे, रजिस्टर ये कहाँ यूज़ करेंगे। तो पहले अगर हम मान लेते हैं हम इसका सिंटेक्स के बारे में, तो इसका सिंटेक्स जो है वो स्टोरेज क्लास, और उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल। ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है। हाँ, मान लिया स्पेलिंग गलती हो गई। तो उसके बाद स्टोरेज क्लास, डेटा टाइप, वेरिएबल। तो इसमें अगर नॉर्मल वेरिएबल हम कैसे लिखते हैं, इंट ए, तो सेम हम यहाँ पे स्टोरेज क्लास बस ऐड कर देंगे। चाहे ऑटो हो या स्टैटिक हो, या जो भी हमारे चार स्टोरेज क्लास है उसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, स्टैटिक इंट ए। ओके। उसके बाद आता है इसका कि जो मैं बताया इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, कि इसके चार एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारा इसका लाइफ टाइम। ये एस्पेक्ट्स हो गए। फर्स्ट है लाइफ टाइम, दूसरा है स्कोप, तीसरा है आपका इनिशियल वैल्यूज, उसके बाद आता है आपका प्लेस ऑफ स्टोरेज। प्लेस ऑफ स्टोरेज। तो लाइफ टाइम से आप क्या समझते हैं, कोई भी चीज का लाइफ टाइम आता है तो उसका लाइफ टाइम मतलब कि ये कब क्रिएट हुआ और ये कब डिस्ट्रॉय हुआ। कोई भी वेरिएबल का स्टोरेज वैसे ही कंप्यूटर कंपाइलर वैसे ही ट्रीट करता है कि इसकी वैल्यू कब क्रिएट हुई और कब डिस्ट्रॉय हुई, वो उसको हम लाइफ टाइम बोलते हैं। कोई भी वेरिएबल का एक लाइफ होता है प्रोग्राम में। अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो स्टेप वाइज स्टेप एग्जीक्यूट होता है। पहले आपका हेडर फाइल है, उसके बाद मेन है, उसके बाद डिफरेंट एक्सप्रेशन है, ब्लॉक्स हैं। तो उसमें जो आपका वैल्यू है, कोई भी, जैसे मान लो कि आप छोटा सा एक प्रोग्राम है आपका, डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ एक्सप्रेशन है, डिफरेंट सेट ऑफ ये है। तो उसमें अलग अलग आपके स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन है, अलग अलग लूप्स हैं। तो सारे के अपने अपने लाइफ टाइम होते हैं वेरिएबल्स के, कि एक ब्लॉक के बाद वो खत्म हो जाएगा, वो ब्लॉक के बाद उसकी वैल्यू रहेगी या नहीं रहेगी। उससे हम स्टोरेज क्लास के बारे में जानते हैं। उसके बाद जैसे एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, कि जैसे देख लो कि यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम है। ठीक है। ये हो गया। ओके, ये मेन फंक्शन है। ये डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस। इसके अंदर भी स्टेटमेंट हो सकता है, फिर से एक ब्लॉक हो सकता है, इसके अंदर स्टेटमेंट हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, ओपनिंग क्लोजिंग, सारे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो एक फर्स्ट हमारा जो है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब क्या हुआ आपके पास, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। मतलब वेरिएबल कोई भी कहाँ पे क्रिएट हुआ और कहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ, उसकी लिमिटेड जो वैल्यू है वो कहाँ तक क्रिएटेड रही, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद आपका आता है स्कोप।
स्कोप का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू जो किस लोकेशन पे जहाँ पे अवेलेबल है यूज़ के लिए। मतलब कि जैसे एक ब्लॉक है आपका, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे ये ब्लॉक है, तो इस बीच के कोई भी ब्लॉक हम लोग बोलते हैं इसको, मतलब वो इसको इसके बाद उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, उसके बाद वो वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो उसको स्कोप बोलते हैं, मतलब लोकेशन वेयर इट इज अवेलेबल। उसके बाद आता है दोस्तों इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यूज में है हमारा कोई भी जो डिफॉल्ट वैल्यूज, कोई भी अगर हम वेरिएबल होता है तो उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यूज होती है जो गार्बेज हो सकती है या जीरो हो सकती है। कंपाइलर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस के डिफरेंट डिफरेंट डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करता है। ओके, यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई हो। उसके बाद हमारा आता है प्लेस ऑफ स्टोरेज। प्लेस ऑफ स्टोरेज, प्लेस ऑफ स्टोरेज का मतलब है कि कोई भी हमारा जो जो वेरिएबल है वो कहाँ पे स्टोर होगा, चाहे मेमोरी में होगा, चाहे तो रैम में होगा, या सीपीयू रजिस्टर्स में होगा। सीपीयू रजिस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी रजिस्टर। आप देखोगे उसके बारे में जानोगे तो आपको समझ में आ जाएगी सीपीयू रजिस्टर्स के कितने कितने टाइप्स है और कहाँ कहाँ यूज है, क्या क्या उसके अंदर आता है। उसके बाद ये हमारा चार जो स्टोरेज क्लास है उनके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो गए, मतलब लाइफ टाइम हो गया, स्कोप हो गया, इनिशियल वैल्यूज हो गया, प्लेस ऑफ स्टोरेज हो गया। तो फर्स्ट हमारा लाइफ टाइम फिर से रिपीट कर देते हैं, वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, मतलब कोई भी वेरिएबल कब क्रिएट हुआ और कब डिस्ट्रॉय हुआ उसको हम लाइफ टाइम बोलते हैं। दूसरा है स्कोप, मतलब कितने वो ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक उसकी वैल्यू हमारे जो एक्सेसिबल है। उसके बाद है हमारा इनिशियल वैल्यूज, कंपाइलर जो असाइन करती है डिफॉल्ट वैल्यू, चाहे जीरो हो सकता है चाहे गार्बेज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे इनिशियल वैल्यूज होता है। उसके बाद आता है दोस्तों प्लेस ऑफ स्टोरेज, कि कहाँ पर स्टोर होगा, सीपीयू में होगा, सीपीयू रजिस्टर में होगा, मेमोरी में होगा, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा वो स्टोर होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्टोरेज क्लास का एक भी और एक एस्पेक्ट है। अगर हम खुद से डिक्लेयर नहीं करते हैं कि हमारा जैसे मान लो इंटीजर ए है, अगर इसके पीछे हम नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो वेरिएबल होता है वो ऑटो होता है, मतलब ऑटोमेटिक वेरिएबल होगा, उसे ऑटोमेटिक वेरिएबल कहेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा जानेंगे ऑटो के बारे में, उसके बाद स्टैटिक और उसके बाद एक्सटर्नल, उसके बाद रजिस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक से। हम जानेंगे ऑटो के बारे में। ऑटो क्या है? ऑटो एक ऑटोमेटिक वेरिएबल्स है। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स बातें समझ में आ गई होगी आपको। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होता क्या है कि कोई भी अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो अगर कंपाइलर को नहीं बताते हैं कि हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट कुछ भी कंपाइलर जो लेगा उसको ऑटोमेटिक वेरिएबल बोलते हैं। अगर ऑटो हम नहीं भी लिखेंगे या सिंपल एज नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल का एक सबसे बड़ा यूज क्या है कि अगर मैं जब जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है या एग्जीक्यूट होता है तो जैसे ही ब्लॉक खत्म होता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। मतलब एक प्रोग्राम जैसे मान लो, एक एग्जांपल लिख के मैं समझा देता हूँ आपको कि हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ओके, यहाँ पे मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद जैसे मान लो इंट ए इज इक्वल टू 5, प्रिंट परसेंटेज डी ए। ओके, तो हमारा ए जो है यहाँ पे 5 है, लेकिन जैसे ये स्कोप खत्म होगा ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमें ऑटोमेटिक वेरिएबल्स का मतलब है कि जैसे स्कोप खत्म, काम खत्म, उसकी वैल्यू नहीं है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसमें कुछ भी गार्बेज या कुछ भी आ जाएगा, लेकिन जो जैसे स्कोप खत्म होती है उसकी वैधता खत्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल। इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी समझेंगे। नॉर्मल आप एक एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको कि नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, stdio.h। ओके, मेन, इसमें हम एक नॉर्मल फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है,
3 बार 4 बार कॉल कर सकते कॉल। ओके, उसके बाद हम एक ये फंक्शन का डेफिनेशन करेंगे, void फंक्शन। इसका काम बस है, इसमें एक वेरिएबल रहेगा इंडेक्स। ओके, इसके वो उसको प्रिंट कराना है बस, प्रिंट एफ परसेंटेज एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी एक्स, एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, बस ये जानने के लिए कि उसके अंदर हो क्या रहा है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही है। तो जो हमारा जो मेन फंक्शन जो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो पहला फंक्शन कॉल करेगा। ओके, ये फंक्शन कहाँ जाएगा, हमारा यहाँ पे आएगा। उसके बाद इंट एक्स, एक्स प्रिंट करेगा, एक्स इज इक्वल टू जो भी हमारा मान लो एक्स यहाँ पे देते हैं 5। ओके, तो 5 प्रिंट करेगा। उसके बाद हमारा आता है प्रिंट, प्रिंट करने के बाद ओके प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, 5 की वैल्यू हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 ले दिए, लेकिन जैसे भी स्कोप खत्म होगा, यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से जैसे ही एक्स बाहर आएगा तो एक्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी, एक्स के अंदर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर जो वैल्यू है एज इट जो एक्स का है वही रहेगा। फंक्शन कॉल यहाँ से जैसे खत्म हुआ, उसके बाद उसके पास चला जाएगा वो। उसके बाद दूसरा फंक्शन कॉल होगा, फिर वो फंक्शन जाएगा, वो फिर से एक्स को असाइन करेगा 5, फिर एक्स 5 प्रिंट करेगा। फिर बाहर जैसे निकलेगा स्कोप खत्म, काम खत्म। उसके बाद वो प्रिंट करेगा, फिर से 5 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से एक्स जो है बार बार 5 प्रिंट करेगा, ना कि इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई है तो हम क्या करेंगे, कंपाइलर में को रन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे हम सी सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिख लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें हेडर फाइल है, उसके बाद फंक्शन का डिक्लेरेशन है, उसके बाद मेन फंक्शन है, उसके बाद हमने चारों फंक्शन को कॉल किया है, एक्स की वैल्यू है को असाइन किए हैं, उसके बाद प्रिंट किए हैं और एक्स को इंक्रीमेंट किए। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद जस्ट हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, यहाँ से रन करेंगे। ओके, एज एक्सपेक्टेड कि जैसे यहाँ ये स्कोप खत्म होगा, एक्स की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब जब ये फंक्शन बार बार कॉल होगा, तो फंक्शन की एक्स की वैल्यू डिस्ट्रॉय होते होते जो भी वैल्यू है फर्स्ट टाइम जो इनिशियलाइज होगा वही वैल्यू प्रिंट होगा। समझ में आ गई बात? चलिए यहाँ पे और एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे सिंपली एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट किया है, जिसमें एक्स का वैल्यू एक बार असाइन करके उसके प्रिंट किए हैं, फिर से एक नया ब्लॉक क्रिएट किए हैं, उसमें एक्स की वैल्यू प्रिंट की है। तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक्स 7 प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे स्कोप खत्म होगा, उसके बाद एक्स अगर जो हमारा एक्स है वो 20 प्रिंट करेगा। अब इसके नीचे अब अगर हम आ जाते हैं और प्रिंट कराते हैं, ठीक है, प्रिंट परसेंटेज डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स जो है वो आप क्या प्रिंट लगता है प्रिंट करेगा, प्रिंट तो एज एक्सपेक्टेड जो पुराना ब्लॉक का था वैल्यू वो प्रिंट किया। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऑटो वेरिएबल के यूजेस, स्कोप खत्म काम खत्म, नीचे वैल्यू गार्बेज। ओके, यही है ऑटो वेरिएबल्स। अगली क्लास में मिलेंगे आपको तो स्टैटिक के बारे में बताएंगे, एक्सटर्न के बारे में बताएंगे, रजिस्टर के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स हैं वो ज़रूर लिखें, ताकि हम अगले क्लास में या जो भी डाउट है वो क्लियर कर सके और हम भी इम्प्रूव कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।